जय हिंद दोस्तों तवांग में पिटने के बाद चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के पास की वॉर एक्सरसाइज और पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का कारण बना चीन का डिजाइन किया गया JF-17 फाइटर जेट वहीं चीन से लगती जमीनी सीमाओं की निगरानी के लिए नेवी की मदद ले रही है आर्मी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर 9 दिसंबर को हुई झड़प के बाद ही चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA की तरफ से एक मिलिट्री ड्रिल का आयोजन किया गया था। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की तरफ से बताया गया है कि ये ड्रिल दक्षिण पश्चिमी चीन के सिंजियांग में हुई थी। इस ड्रिल के दौरान रॉकेट फायर करने के साथ ही कई और वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था। वहीं PLA की सिंजियांग मिलिट्री कमांड की तरफ से इस ड्रिल को आयोजित किया गया था और CCTV की रिपोर्ट के मुताबिक 15,091 फीट की ऊंचाई पर और -20 डिग्री तापमान में इस ड्रिल को पूरा करके चीनी सेना ने अपनी क्षमताओं को साबित किया है और इस ड्रिल में कई तरह के वेपन्स को टेस्ट भी किया गया है। रिपोर्ट की माने तो एक लॉन्चर व्हीकल की मदद से ड्रोन ने रेकी की और फिर रॉकेट सिस्टम ने अपना निशाना लगाया। ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि इस ड्रिल में ये देखा गया कि क्या 100 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को एक सिंगल सिस्टम की मदद से कैसे भेदा जा सकता है। वैसे तवांग में जो टकराव हुआ था उसमें भारतीय सैनिकों ने बहुत बुरी तरह से चीनी सैनिकों को पीटा था। भारतीय सेना के सोर्सेस की माने तो तवांग में हुए टकराव में चीन के काफी सैनिक घायल हुए थे, जबकि घायल भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत कम थी और उन्हें हल्की फुल्की चोटें आई थी। वहीं चीन निर्मित JF-17 फाइटर जेट पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया है। डिफेसा ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन द्वारा डेवलप JF-17 फाइटर जेट में रशियन RD-93 इंजन लगा हुआ है, जिसमें कई खराबी के कारण ये पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया। चीनी नॉनजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ने रशियन RD-93 इंजन को ठीक करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन इसके बाद भी ये ठीक नहीं हो सका। वैसे JF-17 के लिए बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच समझौते पर सिग्नेचर के मुताबिक पाकिस्तान चीन की इजाज़त के बिना रूस से इंजन और स्पेयर पार्ट्स प्राप्त नहीं कर सकता। डिफेसा ऑनलाइन के मुताबिक चीनी फाइटर जेट्स के कई बार खराब होने के कारण पाकिस्तान ने चीन को साइड में करते हुए नए RD-93 इंजन की खरीद के लिए सीधे मॉस्को से आवेदन किया था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ये संभव नहीं हो पाया। वहीं 1999 में जब बीजिंग और इस्लामाबाद ने JF-17 के ज्वाइंट प्रोडक्शन के समझौते पर सिग्नेचर किए थे तो इसे सुखोई Su-30 MKI, MiG-29 और मिराज 2000 के बराबर वाले फाइटर जेट्स के रूप में पेश किया गया था। लेकिन डेली सन की रिपोर्ट के मुताबिक हकीकत यह है कि JF-17 फाइटर जेट चीनियों द्वारा किए गए झूठे दावों के आसपास भी नहीं है। ऐसे में पाकिस्तानी एयरफोर्स अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए दूसरे ऑप्शंस को ढूंढ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बड़ी संख्या में JF-17 फाइटर जेट्स मौजूद हैं, लेकिन अब इनमें से आधे से ज्यादा काम के नहीं हैं, क्योंकि ज्यादातर सभी फाइटर जेट्स में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। वहीं भारत अब चीन से लगती विवादित सीमा पर निगरानी लगातार बढ़ाता जा रहा है। इसके लिए सेना ने अपनी क्षमताओं में भी इजाफा किया है, खासकर जमीन से लगते सेंसिटिव बॉर्डर्स पर दुश्मन की इंक्रोचमेंट की कोशिशों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना अब नेवल इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय सेना इस समय नेवी के जिन इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रही है उनके जरिए बॉर्डर पर चीन के सैनिकों के जुटाव से लेकर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर भी नजर रखी जा रही है। मौजूदा समय में नेवी ने चीन से लगती सीमा पर अपने P-8I लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट और हेवी ड्यूटी सी गार्डियन ड्रोन्स तैनात किए हैं। इन एयरक्राफ्ट्स के जरिए नेवी आमतौर पर समुद्र और महासागरों में लंबी दूरी तक निगरानी रखती है। हालांकि सेना के रिक्वेस्ट पर नेवी का ये एयरक्राफ्ट सीमा पर सीक्रेट मिशन का हिस्सा बना हुआ है। अमेरिका द्वारा निर्मित P-8I और सी गार्डियन ड्रोन्स दोनों ही लंबी दूरी तक काफी घंटों तक उड़ान भर सकते हैं। दुश्मन की किसी भी हरकत पर निगरानी के लिए इनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे मौजूद हैं, जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिक और दूसरे मॉडर्न सेंसर्स के जरिए रात में भी साफ तस्वीरें ले सकते हैं। ये दोनों ही एयरक्राफ्ट बॉर्डर पर सैटेलाइट के इस्तेमाल को भी ज्यादा एडवांस करने में मदद करते हैं। बताया गया है कि मौजूदा समय में जिन सीमाओं पर नेवल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है उनमें 3,488 किलोमीटर LAC के पश्चिमी फ्रंट पर लद्दाख और पूर्वी फ्रंट पर सिक्किम अरुणाचल प्रदेश शामिल है, जहां भारत और चीन दोनों ने ही भीषण सर्दी से पहले से ही सीमा पर 50,000 सैनिकों की तैनाती कर रखी है। साथ ही हाल ही में अरुणाचल के तवांग में हुई झड़प के बाद स्थिति और गंभीर हुई है। इन्हीं के मद्देनजर सेना किसी भी खतरे से निपटने के लिए अपनी तैयारियों में कमी नहीं रखना चाहती। वहीं लंबे समय तक सीमाई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाने की स्ट्रेटजी ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। चीन की एक्टिविटीज को देखते हुए भी LAC के बचे हुए इलाकों में कनेक्टिविटी को मजबूती नहीं दिया जाना भयंकर भूल साबित हो रही है। इसी भूल को सुधार के लिए मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेजी से काम कर रही है।
अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास सड़कों का जाल बिछाने के लिए मोदी सरकार एक पंचवर्षीय प्लान पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत 1748 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क बनाई जाएगी। सीमा के 20 किलोमीटर समांतर पर बिछने वाली सड़क को फ्रंटियर हाईवे के रूप में डेवलप किया जाएगा। इस फ्रंटियर हाईवे का विस्तार तिब्बत चीन म्यांमार बॉर्डर तक होगा। NH 913 के रूप में ये फ्रंटियर हाईवे कई मायनों में फायदेमंद साबित होगा। इससे एक तरफ इमरजेंसी सिचुएशन में सैनिकों और मिलिट्री साजो सामान को बहुत जल्द सीमा पर पहुंचाया जा सकेगा, तो दूसरी तरफ सीमाई इलाकों से लोगों का पलायन भी रुकेगा। ये हाईवे बॉमडिला से शुरू होकर नाफरा, होरी और मोनीगोंग से गुजरेगा। साथ ही मोनीगोंग भारत तिब्बत सीमा का सबसे निकटतम इलाका है और ये फ्रंटियर हाईवे भारत म्यांमार सीमा पर विजयनगर में खत्म हो जाएगा। 1748 किलोमीटर लंबे पूरे फ्रंटियर हाईवे को 9 पैकेज में बांटा गया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर करीब 27,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।